दोस्तों वो तारीख है 28 फरवरी 2026 और समय है अल सुबह का। ईरान की राजधानी तेहरान का आसमान बिल्कुल शांत था। दुनिया गहरी नींद में थी। ईरान के 86 साल के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई अपने सबसे सुरक्षित अंडरग्राउंड कंपाउंड में मौजूद थे। ये कोई आम इमारत नहीं थी। ये कई फीट मोटी कंक्रीट और दुनिया के सबसे खतरनाक एंटी एयरक्राफ्ट रडार से लैस एक अभेद्य किला था। ईरान को लगता है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन ईरान के इस घमंड की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि आसमान के बहुत ऊपर जहां किसी की नजर नहीं जाती, वहां से अमेरिका की CIA और इजराइल की मोसाद का डेडली कॉम्बो एक एक हरकत को लाइव मॉनिटर कर रहा होता है। लेकिन सवाल यह है कि मोसाद के जासूसों को इस अभेद्य किले के अंदर की पल पल की खबर आखिर कौन दे रहा था? जिस टॉप सीक्रेट मीटिंग की भनक ईरान के मंत्रियों तक को नहीं है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद उस सबसे सुरक्षित किले के अंदर कैसे सेंध लगा रही थी? पीएम मोदी के इजराइल दौरे के ठीक 48 घंटे बाद ही ये ईरान पर महाविनाश क्यों शुरू होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या भारत का कोई मास्टर स्ट्रोक? अल सुबह हुए इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की वो रोंगटे खड़े कर देने वाली इनसाइड स्टोरी क्या है, जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा ही पलट कर रख दिया है? क्या सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने पर्दे के पीछे से ईरान के साथ सदी का सबसे बड़ा धोखा किया है? तो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिस सीक्रेट ऑपरेशन का पर्दाफाश करने वाला हूं, वो आपके होश उड़ा देगा। क्योंकि जिस शख्स के इशारे पर पूरा मिडिल ईस्ट कांपता था, उसका अपना ही सुरक्षा तंत्र कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और भारत वाला असली गेम क्या है? तो दोस्तों, असल में मोसाद का इंटेलिजेंस नेटवर्क ईरान की रग रग में बस चुका था। CIA पिछले कई महीनों से खामेनेई के मूवमेंट और उनके करीबियों के सिग्नल डिकोड कर रही थी। उसे जानकारी मिलती है कि शनिवार सुबह तेहरान के इसी सेंट्रल कंपाउंड में एक बहुत ही सीक्रेट हर्डल यानी गुप्त बैठक होने वाली है। इस बैठक में ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और खुद सुप्रीम लीडर मौजूद रहने वाले हैं। मजे की बात देखिए, ईरान के बड़े बड़े मंत्रियों को इस मीटिंग की कानो कान खबर नहीं थी, लेकिन इजराइल और अमेरिका की स्क्रीन पर इनकी लोकेशन लाइव ब्लिंक कर रही थी। मोसाद के स्लीपर सेल और अंदरूनी डबल एजेंट्स ने पूरा जाल बिछा दिया था। मतलब दोस्तों, मोसाद और CIA का इंटेलिजेंस नेटवर्क किस लेवल पर काम कर रहा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि उन्हें पहले से पता था कि खामेनेई शनिवार सुबह ठीक 9 बजे एक बहुत ही सीक्रेट मीटिंग करने वाले हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है। आखिर ये खबर लीक कैसे हुई? तो दोस्तों, इसे कहते हैं मोसाद के ह्यूमन इंटेलिजेंस का सबसे खतरनाक खेल। मोसाद ने ईरान के बाहर नहीं, बल्कि खामेनेई के सबसे करीबी सुरक्षा घेरे के बिल्कुल अंदर अपने डबल एजेंट्स प्लांट कर रखे थे। ये वो लोग हैं जो ईरान की वर्दी पहनते हैं, उनके साथ उठते बैठते हैं, लेकिन उनकी वफादारी कहीं और सेट है। यही अंदरूनी सूत्र पल पल की रियल टाइम लोकेशन सीधे इजराइल और अमेरिका के सर्वर पर फीड कर रहे थे। उधर आसमान में इजराइल की सिग्नल इंटेलिजेंस ईरान के हर एन्क्रिप्टेड मैसेज को ऐसे डिकोड कर रही थी जैसे कोई बच्चों की कॉमिक बुक पढ़ रहा हो। जो बात ईरान के बड़े बड़े जनरलों को नहीं पता चल रही थी, इजराइल उसे अपने वॉर रूम में लाइव सुन रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति भवन और 3 अलग अलग सीक्रेट लोकेशंस पर टॉप लीडरशिप की मीटिंग चल रही है। ईरान के रक्षा मंत्री आमिर नसीरजादेह, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर मोहम्मद पाकपुर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी जैसे सबसे बड़े नाम इन मीटिंग्स में मौजूद हैं। उन्हें लग रहा है कि वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। तभी इजराइल से 200 से ज्यादा सुपर एडवांस फाइटर जेट्स एक साथ टेक ऑफ करते हैं। ये कोई मामूली जेट्स नहीं हैं, ये वो आसमानी शिकारी हैं जो रडार की पकड़ में नहीं आते। आसमान में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का वो खेल शुरू होता है जो ईरान के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम को सेकंडों में जैम कर देता है। ईरान के राडार स्क्रीन अचानक ब्लैंक हो जाते हैं। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। उनका पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम अंधा हो चुका है। और फिर शुरू होता है वो आसमानी प्रहार जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया सुन रही है। ईरान के अंदर 500 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ प्रिसीजन गाइडेड स्ट्राइक होती है। कोई भी निशाना चूका, हर एक स्ट्राइक इतनी सटीक थी कि बस टारगेट हिट हो रहा है और खेल खत्म। 30 से 40 अत्याधुनिक और अत्यधिक विध्वंसक मिसाइलें
सीधे उस कंपाउंड पर गिरती हैं जहां खामेनेई और उनकी पूरी टॉप लीडरशिप मौजूद थी। वो बंकर, जो कई फीट मोटी कंक्रीट से बना था, इन खास बंकर बस्टर प्रहारों के सामने ताश के महल की तरह बिखर जाता है। पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। इस महा एक्शन में ईरान के कम से कम 40 सबसे सीनियर लीडर और कमांडर्स का एक साथ सफाया हो गया। ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक जुडिशियरी के हेड गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई का भी काम तमाम हो गया। इजराइल पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर कह रहा है कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ईरान की टॉप लीडरशिप को जड़ से उखाड़ फेंकना है। ईरान भले ही दुनिया के सामने नुकसान को कम बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदरूनी सच्चाई ये है कि उनका पूरा कमांड स्ट्रक्चर इस वक्त वेंटिलेटर पर है। क्या आपको नहीं लगता कि एक झटके में किसी देश की पूरी लीडरशिप का इस तरह नेस्तनाबूद हो जाना मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी घटना है? दुश्मन के घर में घुसकर उसके सबसे सुरक्षित किले को भेद कर अपनी ताकत का लोहा मनवाना, इसी को कहते हैं असली पावर प्ले, जो राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का माद्दा रखता है। आज ग्लोबल लेवल पर जो नया हिंदुस्तान बन रहा है, वो भी इसी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारो। ये अग्रेसिव स्टैंड, ये ओजस्वी अप्रोच ही आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ अमेरिका और इजराइल का खेल है, या पर्दे के पीछे कोई और भी मास्टरमाइंड है जो ईरान की जड़ें काट रहा था? तो अब बात करते हैं उस देश की जिसने इस पूरे खेल में सबसे बड़ा डबल क्रॉस किया, और वो था सऊदी अरब। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS ने कूटनीति का ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें ईरान बुरी तरह फंस गया। पब्लिक के सामने, कैमरों के सामने सऊदी अरब शांति की दुहाई दे रहा था। वो कह रहा था कि हम क्षेत्र में कोई टकराव नहीं चाहते, और इससे ईरान के मंत्री भी खुश थे कि चलो, पड़ोसी देश हमारे साथ खड़ा है। लेकिन पर्दे के पीछे का खेल एकदम अलग था। वॉशिंगटन के बंद कमरों से जो खबरें लीक हो रही हैं, वो बताती हैं कि पिछले कई हफ्तों से क्राउन प्रिंस MBS और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच डायरेक्ट हॉटलाइन पर बात चल रही थी। प्रिंस सलमान के सगे भाई और रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने पूरी की पूरी फील्ड इजरायल और अमेरिका के लिए खाली कर दी। सऊदी अरब अपने राडार सिस्टम्स को इस तरह अलाइन करता है कि इजरायली फाइटर जेट्स को ईरान तक पहुंचने के लिए एक बिल्कुल सेफ एयर कॉरिडोर मिल जाए। यानी एक तरफ मीठी मीठी बातें और दूसरी तरफ पीठ में सबसे बड़ा कूटनीतिक खंजर। ईरान इस डिप्लोमेटिक भ्रमजाल में ऐसा उलझता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि मौत उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। और वक्त आने पर सऊदी अरब सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगातार प्राइवेट कॉल करके कहता है कि ईरान का गेम बजाने का यही सही वक्त है। सुन्नी दबदबे वाला सऊदी अरब किसी भी कीमत पर शिया ईरान का खात्मा चाहता था। यह एक ऐसा कूटनीतिक स्मोक स्क्रीन था जिसमें ईरान बुरी तरह फंस चुका था। लेकिन इस पूरे ग्लोबल शतरंज में भारत कहां खड़ा था और PM मोदी की एंट्री से दुनिया कैसे सन्न रह गई? तो दोस्तों, इस पूरे ऑपरेशन के ठीक 48 घंटे पहले का फ्लैशबैक देखिए। 25 से 26 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर होते हैं। ये कोई नॉर्मल दौरा नहीं था। अमेरिका अपने सबसे बड़े वॉरशिप मिडिल ईस्ट में तैनात कर चुका था। हवा में महाविनाश की गंध घुल चुकी थी। रूस और चीन किनारे खड़े तमाशा देख रहे थे, क्योंकि वो सीधे इस आग में हाथ नहीं डाल सकते। ऐसे में ग्लोबल लीडरशिप का असली डंका बजाता है नया भारत। PM मोदी सीधे बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बैठते हैं और बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए ईरान तक एक कड़क मैसेज पहुंचाते हैं। भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसके ताल्लुकात इजराइल, अमेरिका, रूस और ईरान चारों के साथ बेहतरीन हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी ईरान को एक लास्ट वार्निंग देते हैं कि अब भी वक्त है, पीछे हट जाओ वरना तबाही पक्की है। लेकिन क्या घमंड में चूर ईरान भारत की इस आखिरी लाइफलाइन को पकड़ नहीं पाता है? ईरान भारत के इस गोल्डन एग्जिट को अपनी शान के खिलाफ समझता है। वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है। 26 फरवरी को PM मोदी की इजराइल यात्रा खत्म होती है। दुनिया को साफ मैसेज मिल जाता है कि भारत ने शांति की आखिरी कोशिश भी कर ली है, लेकिन जब सामने वाला खुद ही अपना खात्मा चाहता है तो उसे कौन बचा सकता है? जैसे ही PM मोदी का विमान दिल्ली लैंड करता है, इजराइल और अमेरिका अपने फाइनल और फेटल ऑपरेशन का ट्रिगर दबा देते हैं। भारत ने अपनी दोस्ती का फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है, लेकिन ईरान अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गया। पहला और सबसे खौफनाक प्रहार सीधे उसी सेंट्रल कंपाउंड पर होता है, जहां सुप्रीम लीडर और उनका पूरा टॉप कमांड छिपा बैठा है।
फाइटर जेट्स आसमान से प्रिसिजन गाइडेड अस्त्र और बंकर बस्टर स्ट्राइक्स की बारिश कर देते हैं। 30 से 40 अचूक वार सीधे उस किले की मोटी दीवारों को चीरते हुए पाताल तक पहुंच जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो अभेद्य किला, वो अंडरग्राउंड सेफ हाउस मलबे के एक विशाल पहाड़ में तब्दील हो जाता है। ईरान के रक्षा मंत्री, टॉप कमांडर्स, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ सब के सब उसी मलबे में दफन हो जाते हैं। एक ही झटके में ईरान के पूरे शीर्ष नेतृत्व का सुपड़ा साफ हो जाता है। ईरान की स्टेट मीडिया भी रोते हुए कबूल करती है कि उनके सुप्रीम लीडर और कम से कम 40 सीनियर लीडर इस महाप्रहार में मिट्टी में मिल चुके हैं। पूरे ईरान में मातम छा जाता है। 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक और बहुत बड़ा तूफान आकार ले लेता है। बदले की आग में झुलस रहा ईरान बौखलाहट में ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर देता है। ईरान की सेना अमेरिका और इजराइल के बेस पर दर्जनों मिसाइलें दागना शुरू कर देती हैं। लेकिन यहीं पर अरब देशों का डबल गेम अपने चरम पर पहुंच जाता है। जिन देशों के साथ ईरान कल तक कस्में खा रहा था, वही देश अब उसकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई अपने अपने एयर स्पेस में ही ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके हवा में ही राख कर देते हैं। ईरान पूरी दुनिया में एकदम अकेला हो गया। लेकिन अब ईरान के अंदर खामेनेई के खात्मे के बाद एक भयंकर पावर वैक्यूम पैदा हो गया है। 1989 से जिस आदमी ने ईरान को लोहे की मुट्ठी से जकड़ रखा था, आज उसका नामो निशान मिट चुका है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए ईरान के अंदर ही गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। मोसाद और CIA ने एक ऐसा वार किया है जिसने सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि ईरान के पूरे सिस्टम का दिमाग सुन्न कर दिया है। 28 फरवरी की उस सुबह ने पूरी दुनिया को एक बहुत कड़ा मैसेज दिया है। नया ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है। जो देश समय के साथ अपनी कूटनीति नहीं बदलते, उनका हश्र मलबे के ढेर के अलावा कुछ नहीं होता। और इस पूरे खेल में भारत ने जो साइलेंट और पावरफुल रोल प्ले किया है, वो दुनिया हमेशा याद रखेगी। भारत अब पिछलग्गू नहीं है, बल्कि दुनिया की सुपर पावर्स के साथ आंख में आंख डालकर गेम खेलता है।